हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, या फिर F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा पी आपका क्या था? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और आपका डेल्टा टी क्या था? हमारा टाइम इंटरवल था। ठीक है, तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? एम वी माइनस एम यू अपॉन में डेल्टा टी, या फिर हम F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम वी माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर डेल्टा टी बढ़ रहा है, अगर क्या हो रहा है आपका टाइम इंटरवल, अगर आप बढ़ा रहे हो, अगर आप टाइम इंटरवल बढ़ा रहे हो, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। अगर आप टाइम इंटरवल बढ़ा रहे हो तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए जैसे कि सपोज क्रिकेटर बैट्समैन जो है कोई बॉल कैच कर रहे हैं, तो वो बॉल ऐसे करके कैच अगर करता है, जैसे बॉल है उसने एकदम हाथ पिस्टल रखा और कैच कर लिया, तो उसके हाथ पे थोड़ी चोट लगेगी। ठीक है, बट अगर वो बॉल को पकड़ता है और ऐसे कर लेता है, बॉल कैच की और ऐसे कर ली, तो उसने उसका मोमेंटम थोड़ी देर मेंटेन रखा। तो बेसिकली यहाँ पे जब उसने बॉल ऐसे ही रोक दी तो बॉल आई, ठीक है, और बहुत कम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी उसकी क्या होगी? जीरो होगी। तो फोर्स क्या लगा हाथ पे? क्या था? जैसे बॉल आई, ये बॉल आई, ये जीरो हो गई एकदम से वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि कम टाइम में वो बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। अब वही उसने बॉल को ऐसे पकड़ा, ऐसे करके पकड़ा गया, बॉल को उसने ऐसे करके पकड़ा। इस केस में जब यहाँ पे बॉल से पकड़ते ही हाथ अपना पीछे को मूव करना शुरू करता है, यहाँ पे आके रोका। अब टाइम इंटरवल क्या हो गया? इतना लग गया, तो टाइम इंटरवल उसने बढ़ा दिया, तो हाथ पे चोट क्या लगेगी? कम लगेगी। तो अगर हम इसीलिए जब भी जो फील्डर है वो बॉल कैच करता है, हमेशा ऐसे करके कैच करते हैं। ठीक है, ओके। और जैसे कि अगर हम किसी बस से उतरते हैं, इनर्शिया, एक इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है, हम बस से उतर रहे हैं, बस अगर मान लो आगे को चल रही है, बस इधर को चल रही है, हाँ, स्लो स्पीड में है। अब अगर आप स्टेप डाउन करोगे तो हमेशा स्टेप डाउन करते ही आप आगे की तरफ थोड़ा सा भागोगे, इस मोमेंटम को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी है। अगर आप पीछे की तरफ उतरोगे, इस तरफ मुंह करके उतरोगे, तो आप गिर पड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपका मोशन इधर को है और आप एकदम से उतरोगे इस तरफ, तो आप पीछे को गिर पड़ोगे। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कोई बस चल रही है तो आपको उसी डायरेक्शन में हमेशा उतरना चाहिए, चलती हुई बस से। वैसे तो उतरना ही नहीं चाहिए, बट इन केस अगर आप चलती बस से उतर रहे हैं तो ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि every action has equal and opposite reaction। क्या कहते हैं? every action has equal and opposite reaction। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर इसको समझा जाए तो कैसे समझेंगे इसको? देखो, सपोज ये एक वॉल है, ये क्या है? वॉल है बड़ी सी। ठीक है, ये क्या है? बड़ी सी वॉल है। ठीक है, अब ये आदमी, ये पर्सन है, ये इस पे पंच मार रहा है, ये इस पे क्या मार रहा है? पंच मार रहा है। ठीक है, तो इसने सपोज वॉल पे पंच मारा 10 न्यूटन से। ठीक है, तो वॉल भी अपोजिट फोर्स लगाएगी, कितना? 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। वॉल भी अपोजिट फोर्स कितना लगाएगी? 10 न्यूटन का ही लगाएगी। तो अगर आपने स्लो पंच मारा, जैसे कि अगर हम वॉल पे पंच मारा, ऐसे ये धीरे से पंच मारा,
ठीक है। जैसे कि ये वॉल है, इसमें मैंने धीरे से पंच मारा तो चोट कम लगेगी, जोर से पंच मारा तो और जो जितनी जोर से पंच मैं करूंगा उतना ही तेज वॉल का क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उतना ही फोर्स वापस लग रहा है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो वो भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, इससे एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि एक ये बहुत बड़ा सा पर्सन खड़ा है, ठीक है, जायंट पर्सन, ठीक है, और एक छोटा सा पर्सन है, ठीक है। ये दौड़ता हुआ आया और इस पे टकरा गया। सपोज ये टकराया 20 न्यूटन से, सपोज ये टकराया, तो ये खड़ा है तो इसकी वजह से भी कितना फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा। लेकिन ये नहीं गिरेगा और ये गिर पड़ेगा वापस। ऐसा क्यों है भाई? जब इक्वल फोर्स लग रहा है तो दोनों को गिरना चाहिए। क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके दिमाग में आ सकता है। बट देखिए, अब इसका मास ज्यादा है, ये हैवी पर्सन है, तो इसका क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, तो ये चेंज को रेजिस्ट कर लेगा, बट ये क्या हो जाएगा, इस पर टकरा के गिर सकता है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो ऑलवेज देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, every action has equal and opposite reaction। जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वॉल है, ये आपकी क्या है, वॉल से लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करके पुश कर रहे हैं F फोर्स से। किस फोर्स से, F फोर्स से। तो इधर से भी कितना लगाएगी, F फोर्स ही लगाएगा। बट ये अगर F है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का F। क्यों? क्योंकि दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज टू बॉल्स हैं, क्या है, कंसीडर टू बॉल्स A एंड B, दो बॉल हैं A एंड B ऑफ मास MA एंड MB, या फिर दोनों का मास M ही ले लो, ऑफ मास M, ठीक। दो बॉल हैं A एंड B और दोनों का ही मास क्या है, M। बॉल A का भी मास M है और बॉल B का भी मास M है, ठीक है। तो ये बॉल है एक, इसका मास M है, ये बॉल है दूसरी, इसका भी मास M, ठीक है। जब ये दोनों स्ट्राइक करेंगी, ये दोनों जब क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, ये मान लो बॉल A है, ये मान लो बॉल B है, तो ये जब क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी एक दूसरे से, ऐसे करके कोलाइड करेंगी, ठीक है। तो ये बॉल A है, ये बॉल B है, तो A ने B पे जो फोर्स लगाया, F फोर्स ऑफ A ऑन B, देखो जैसे हमने लिखा FAB, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ A ऑन B, ठीक। फिर इधर से B ने जो ऐसे फोर्स लगाएगी, जो B फोर्स लगाएगी वो क्या हो जाएगा, FBA। तो ये FBA का मतलब क्या हुआ, FBA का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ B ऑन A। तो FBA क्या है, जो B फोर्स A पे लगा रही है, और FAB क्या है, जो A फोर्स B पे लगा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब ये जो FAB है, FAB इज इक्वल टू माइनस का FBA होगा, ठीक है। तो दोनों की जो वैल्यू होगी, क्या वैल्यू मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ FAB will be equal to FB। magnitude of FAB will be equal to FBA, but both the forces will act in opposite direction। both the forces will act in opposite direction, लेकिन दोनों ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इसका एक एग्जांपल ऐसे है, जैसे कि क्या है, जैसे कि आप गन से फायर करते हो, जैसे कि आप ये क्या है, गन है, ठीक है,
ये गन है, ठीक है। इससे जब आप बुलेट फायर करते हो, जब आप क्या फायर करते हो, बुलेट फायर करते हो, ठीक है। बुलेट जब आप फायर करोगे तो बुलेट की वजह से फोर्स, जैसे आपने फोर्स, जब बुलेट निकलेगी तो एक फोर्स से निकलेगी आगे को, तो वो उतना ही फोर्स पीछे को भी लगाएगी तभी भी। इसीलिए जब भी हम बुलेट फायर करते हैं तो हाथ को ना थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, जैसे बुलेट फायर ऐसे ऐसे पीछे को झटका लगता है। क्यों? क्योंकि बुलेट निकली तो पीछे को भी हमको एक झटका देती है, ठीक है। तो जिस फोर्स से वो निकली उतना ही फोर्स पीछे को भी वो लगाएगी, पीछे को भी लगाएगी, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि सपोज आप आइस पे खड़े हो, ठीक है। प्योर पूरी आइस है और उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आइस है, आप यहाँ पे खड़े हो और फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी। अब आप कैसे मूव करोगे? चल तो सकते हैं क्योंकि चलने के लिए फ्रिक्शन होना थोड़ा सा जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप समझ लो फ्रिक्शन के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि पेन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये रुकेगा ही नहीं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी मैं नहीं लिख पाऊंगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही आपको होल्ड करके रखता है थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो ये मूव कैसे करेगा? कैसे करके, मान लो समहाउ बैलेंस करके, मैनेज ग्रेविटी जो फोर्स लग रही है नीचे उसकी वजह से खड़ा है, तो ये कैसे मूव करेगा? अब इसको मूव करने के लिए सपोज इसके हाथ में कोई हैवी चीज है, ये हैवी चीज है मान लो, हाँ। तो ये चीज अगर ये इस तरफ फेंकेगा, अगर इसने हैवी चीज इधर को फेंकी तो जिस फोर्स से ये फेंकेगा उतना ही फोर्स ये है पीछे को लगाएगा और ये इधर को स्किड करना शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। यही क्या है, क्यों शुरू हो जाएगा? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट वेलोसिटी कोई जरूरी नहीं इनकी सेम हो। मान लो इसने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो इसके ऊपर कोई जरूरी नहीं 10 मीटर पर सेकंड से ही ये मूव करे। क्यों? क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो अभी हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल हमें इतना पता है, अगर इसने F फोर्स से बॉल को फेंका आगे को, तो जो बॉल की वजह से पीछे को भी F फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो जाएगा। अब मान लो ये इधर को मूव कर रहा है, अब इसे अपने आप को रोकना है, तो ये बॉल को इसी तरफ फेंकेगा। अब बॉल को जब इधर फेंकेगा तो फोर्स पीछे को लग जाएगा, ठीक है। बॉल को अगर इसने इधर फेंका फोर्स पीछे को लग जाएगा, तो इसका मूवमेंट जो इधर को हो रहा था वो अपोज कर देगा फोर्स पीछे की तरफ, और हो सकता हो ये रुक जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली किस चीज का कॉन्सेप्ट है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज always, total momentum of a system is always conserved। ये क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। कहने का मतलब क्या है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। किसी भी सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल किसी भी सिस्टम के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज
कंजर्व्ड, मतलब कि जो किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अभी देख लेते हैं कैसे। जैसे कि दो बॉल लेके चलते हैं, ठीक है, कंसीडर टू बॉल्स, क्या कंसीडर टू बॉल्स, एक बॉल ये हो गई, एक बॉल ये हो गई, ठीक है, ये दो बॉल हो गई, ठीक है। इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, ठीक है। ये दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, ठीक। और जो m1 वाली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1 और फाइनल वेलोसिटी, और m2 वाले की जो इनिशियल वेलोसिटी है u2। मास m1, वेलोसिटी u1, इसका मास m2 और वेलोसिटी u2। ये दोनों सपोज एक दूसरे की तरफ अप्रोच करी, ये दोनों कोलाइड कर रही, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगी, क्या कर रही, कोलाइड कर रही। तो यहाँ पे ये क्या कर रही, कोलिजन हो गया, क्या हो गया, कोलिजन हो गया, ठीक है। ये m1 थी और ये m2 थी। कोलिजन के बाद अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इस वाले की वेलोसिटी क्या हो गई v2। तो ये जो सिनेरियो है ये क्या है, बिफोर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी u1 और u2 थी और ये पूरा एक सिस्टम हो गया, ठीक है, दोनों बॉल्स का एक सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, सिस्टम ऑफ टू बॉल्स, ये क्या है, सिस्टम ऑफ टू बॉल्स। और ये क्या सीन हो गया, आफ्टर कोलिजन, ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन। ये तो आपका कोलिजन का टाइम हो गया जब कोलाइड कर रही है, ठीक है, ये कोलिजन, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वही आफ्टर कोलिजन होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना था m1 u1, ठीक, मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम कितना था m2 u2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक। अब यहाँ इसका मोमेंटम कोलिजन के बाद, इसका मोमेंटम क्या है m1 v1 और इसका मोमेंटम क्या है m2 v2। तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारा क्या हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या है, p इनिशियल और p फाइनल दोनों क्या है, बराबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से p इनिशियल और p फाइनल बराबर है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से होना चाहिए। तो इसको अब हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कोलिजन पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F12 और ये F21, ठीक। तो पहले भाई जब दोनों फोर्स लगा दिए तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या है आपका F, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F12। जो 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से वो क्या है F12, ठीक। तो अब 2 पे जो फोर्स लग रहा है हमें पता है फोर्स क्या होता है आपका डेल्टा P बाय डेल्टा T, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपका डेल्टा P बाय डेल्टा T, ये फोर्स होता है। तो फोर्स ऑन 2, जो 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है F12, हम क्या लिख लेंगे
डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा T, क्योंकि जब 2 पे फोर्स लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम किसका लोगे? 2 का ही तो लोगे। चेंज इन मोमेंटम किसका लोगे? 2 का लोगे। तो इसका मतलब F12 इज इक्वल टू, अब P2 क्या हो गया? P2 फाइनल माइनस P2 इनिशियल अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, जो इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब कि क्या, फोर्स ऑन सेकंड। तो जो सेकंड पे फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड अपॉन में डेल्टा T। अब हमें पता है जो डेल्टा P होता है, देखो F इज इक्वल टू, ये अभी हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है, तो अभी यहाँ में देंगे। हमें पता है जो F इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T होता है, मतलब कि P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में डेल्टा T। अब अगर F12 हमने लिखा है तो 2 पे क्या फोर्स लग रहा है? ठीक है, तो चेंजिंग मोमेंटम ऑफ सेकंड है ना, तो सेकंड का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड का इनिशियल मोमेंटम, तो यही लिखा है P12 इज इक्वल टू P2 फाइनल माइनस P2 इनिशियल, या फिर F12 इज इक्वल टू, अब P2 फाइनल कितना है? M2 V2। भाई इसका फाइनल मोमेंटम कितना है? M2 V2, तो क्या लिख लोगे? M2 V2, ठीक, माइनस सेकंड वाले का इनिशियल मोमेंटम कितना है? M2 U2 माइनस M2 U2 अपॉन में डेल्टा T। फिर से देख लो, जो सेकंड वाले पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड अपॉन में टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड अपॉन में टाइम इंटरवल। सेकंड का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? सेकंड का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड का इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम इंटरवल। फाइनल मोमेंटम सेकंड वाले का कितना है? m2 v2, और इनिशियल मोमेंटम सेकंड वाले का कितना है? m2 u2, तो m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में डेल्टा t, ये f12 हो गया। ऐसे ही f21 क्या हो जाएगा? डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा T, जो 1 पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा P1 फाइनल माइनस डेल्टा P1 इनिशियल अपॉन में डेल्टा T। डेल्टा P1 फाइनल माइनस डेल्टा P1 इनिशियल अपॉन में डेल्टा T, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब F21 इज इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम कितना है 1 का? m1 v1, तो क्या लिखोगे आप? m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1 u1 अपॉन में डेल्टा t, ठीक है। तो ये F12 आ गया और ये F21 आ गया, हमारे दोनों चीजें आ गई, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां, अब हमें पता है क्या? बाय न्यूटन्स, क्या? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ को अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से क्या है? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, ये दोनों फोर्स इक्वल है ना न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, भाई जो ये फोर्स है और ये फोर्स है दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। तो अब यहाँ पे F12 और F21 की वैल्यू पुट कर दो, तो F12 कितना है? इतना, क्या? m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस का m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल्टा t। सिंपल, F12 है, F12 की जगह ये पुट कर दिया इज इक्वल टू माइनस का F21 की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। अब नीचे देखो डेल्टा t और डेल्टा t क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा? m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का
m1v1 माइनस माइनस प्लस का m1u1। ठीक, अब v वाले एक तरफ कर लो और u वाले एक तरफ कर लो, v और v वाले एक तरफ कर लो और u वाले एक तरफ कर लो। तो देखो ये u वाला है, ये उधर ले लो और ये v वाला इधर ले लो, तो क्या आ जाएगा आपका m2v2, तो ये था ही, m1v1 इधर आ गया, माइनस का है तो इधर आ गया, क्या हो गया प्लस का m1v1 इज इक्वल टू, अब m1u1 था ही, ये उधर चला गया तो प्लस का क्या हो गया m2u2। तो ये देखो ये पूरा हमारा क्या है m2v2 प्लस m1v1 क्या है फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया p फाइनल इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 क्या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू p इनिशियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो गया। क्या टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। देखो फिर से देख लो, ये दो बॉल थी बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम क्या था m1u1 और इसका क्या था m2u2। इसका कोलिजन क्या था, इसका मोमेंटम क्या था आफ्टर कोलिजन m1v1 और इसका क्या था m2v2। ठीक, तो जब ये कोलाइड कर रहे थे तो दोनों, इसने F12 फोर्स लगाया, इसने F21 लगाया, तो दोनों फोर्स क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो जो 2 पे फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में डेल्टा t, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, है ना। और जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में डेल्टा t, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। अब हमें पता है F12 और F21 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, तो F12 की जगह ये रख दिया और F21 की जगह ये रख दिया और माइनस साइन रख दिया, तो डेल्टा टी तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस m1v1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस m1u1 हो गया। अब ये उठा के इधर रख दिया और ये उठा के इधर रख दिया, तो ये टोटल क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम, तो सॉरी ये टोटल क्या हो गया फाइनल मोमेंटम, ये टोटल क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया प्रूफ हो गया। अच्छा, इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे जनरली अगर मोमेंटम पे, तो बहुत ही सिंपल से होते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे कि वो मैंने अभी आइस वाला जो एग्जांपल दिया था उसी को लेके चलते हैं। जैसे कि सपोज ये एक पर्सन है खड़ा है, ठीक है, ये पर्सन का मास कितना है सपोज 20 kg है, इसका मास कितना है 20 kg है। ठीक है, अच्छा इसके हाथ में एक बॉल है, इसके हाथ में क्या है एक बॉल है जिसका मास कितना है 5 kg है। ठीक है, अब क्या हुआ इसने बॉल को ऐसे करके फेंका, ऐसे करके फेंका इसने बॉल को, ये वाला सिचुएशन यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, इसने बॉल को ऐसे करके फेंका, ये बॉल जा रही है। ठीक है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, बॉल जा रही है किससे 5 kg की बॉल है ना, बॉल कितनी है 5 kg की है और ये कितना है 20 kg का। इसने बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ये मैन है, तो क्या क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी यहाँ पे देखिए दोनों ही किस पे है रेस्ट पे है, दोनों ही किस पे है रेस्ट पे, दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे देखो P इनिशियल क्या है 0, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी 0 है, इसकी भी वेलोसिटी 0 है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया यहाँ पे 0, कोई मोमेंटम नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी मान लो v, मान लो मैन की वेलोसिटी v मान लो, तो मैन का मोमेंटम क्या हो जाएगा 20 इंटू वी, मैन का मोमेंटम क्या हो जाएगा 20 इंटू वी, और बॉल का मोमेंटम क्या हो जाएगा 5 इंटू 20, मास इंटू वेलोसिटी। तो जो आपका फाइनल मोमेंटम आया वो क्या आया 20v प्लस 20v प्लस 25 से कितना हो गया 100, 25 से कितना हो गया 100। ठीक है, तो ये फाइनल मोमेंटम आया और ये हमारा क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या होता है P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P
P इनिशियल और P फाइनल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो P फाइनल कितना है आपका, P इनिशियल कितना है 0 इज इक्वल टू 20V प्लस 100, तो 100 इधर आ गया, तो माइनस का 100 इज इक्वल टू 20V, तो V इज इक्वल टू माइनस का 100 अपॉन में 20, 0 0 2 5 10, तो V कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड माइनस का, मतलब कि जो मैन है वो माइनस, देखो ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो माइनस मतलब अपोजिट जाएगा, तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि जो टोटल मोमेंटम इनका भी, पहले अगर टोटल मोमेंटम 0 था तो अभी भी टोटल मोमेंटम 0 ही आना चाहिए। देखो 20 इंटू 5 माइनस 100 और ये प्लस 100 तो 0 आ गया, आएगा समझ में। इसी टाइप का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सेम टाइप का एग्जांपल है कि बुलेट वाला है ना, कि एक गन है, ये क्या है गन है, ठीक है, ये क्या है गन है, ठीक है। गन का जो मास है, गन वाले केवल गन वाले जो पार्ट का मास है, इसका मास है सपोज 2 kg, ठीक है। इसमें से एक बुलेट निकली, इसमें एक बुलेट जो है इसके साथ में है ये, ठीक है। इसका मास सपोज कितना है 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम, ठीक। अब 500 ग्राम नहीं, सपोज मान लो 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, ठीक है। अब जब इसने बुलेट फायर की, ठीक है, इस गन से जब बुलेट फायर हुई, ठीक है, तो जो आपकी जो बुलेट है वो किस वेलोसिटी से निकली, सपोज 100 मीटर पर सेकंड से निकली, ठीक है। और बुलेट का मास कितना है 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 100 बाय 1000 मतलब कि 0.1 kg, मास केजी में ही लेना है, तो मास कितना हो गया इसका 0.1 kg, ठीक। अच्छा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका मास कितना है 2 kg और इसकी वेलोसिटी v मान लो, तो इसकी जो वेलोसिटी पीछे को लगेगी क्या लगेगी, तो सिंपल, अभी इनिशियल मोमेंटम कितना है फिर से 0 क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। अब फाइनल मोमेंटम यहाँ पे कितना है मोमेंटम इसका 100 इंटू 0.1 तो कितना हो गया 10, इसका कितना हो गया 2 इंटू वी, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया आपका 2v प्लस 10 और इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, फिर से वही लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2v प्लस 10 किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, तो 2v प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 2v इज इक्वल टू माइनस 10, तो v इज इक्वल टू माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये इधर को किस वेलोसिटी से जाएगी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड से इधर को आपका झटका लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उस पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देख लिए, ठीक है। So this ends up our chapter. Now in next video हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।